हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की बोथ बुक यानी कि बुक 1 एंड बुक 2 दोनों ही किताबों में से जो हमारे इम्पोर्टेंट कार्टून वाले क्वेश्चन बनते हैं, इमेजेस वाले क्वेश्चन बनते हैं, उसको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्या स्टडी पॉइंट मेरा यूज़र नेम है। टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको ये जो वीडियो देख रहे हैं इसकी पीडीएफ अवेलेबल करवा देंगे, तो आप यहाँ से पीडीएफ को भी डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, और चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन रख लेते हैं आपके सामने। ये एक दीवार दिख रही है आपको, आप ध्यान से एक बार देखो। ठीक है, आपको सबसे पहले तो ये पहचानना है कि ये कौन से चैप्टर से है। तो ये आपकी जो पहली बुक है उसमें से जो चैप्टर है आपका दो ध्रुवीयता का अंत, उस चैप्टर से है। ठीक है, ये दीवार कौन सी दीवार है? तो अगर आपने किताब पढ़ी है, आप पढ़ते हैं, तो आपको पता होगा कि ये बर्लिन की दीवार है। ठीक है, बर्लिन की दीवार। और ये कहाँ पर है? तो ये जर्मनी में थी। ठीक है, जर्मनी को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही थी। तो इस दीवार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। जैसे कि देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये जो आपके सामने इमेज दिया हुआ है या चित्र दिया हुआ है, इसमें से जो दीवार आपको दिख रही है तो वो किस देश से संबंधित है? ठीक है, तो आप जानते हैं आंसर कि ये जर्मनी से संबंधित है। सेकंड क्वेश्चन है कि ये दीवार जो है किस बात का प्रतीक थी? तो ये शीत युद्ध का प्रतीक थी। और शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? तो शीत युद्ध जो थी विचारधाराओं का मतभेद था। अब समझिए शीत युद्ध का प्रतीक ये क्यों थी दीवार। देखिए क्या हुआ था, आप जानते हैं कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, यानी कि जो दूसरा विश्व युद्ध था, जो 1939 से लेके 1945 तक चला था। ठीक है, इस समय क्या हुआ था, दुनिया के सामने दो महाशक्तियां आई थी। एक तो यूएसए था, ठीक है, और दूसरी तरफ यूएसएसआर था। इन्होंने क्या किया था, विश्व को बांट दिया था दो हिस्सों में। और वो जो बंटवारा हुआ था वो जर्मनी से हुआ था। ठीक है, यानी यूरोप में एक देश है जर्मनी, जर्मनी की राजधानी होती थी बर्लिन, और बर्लिन में इन्होंने एक दीवार खड़ी कर दी गई थी। और इसके एक तरफ यूएसए वाला हिस्सा होता था और दूसरी तरफ इसमें यूएसएसआर वाला हिस्सा होता था। यानी दुनिया में जो डिवाइड करने के लिए जो बॉर्डर था वो ये दीवार थी। यहाँ तक आपको क्लियर है? तो ये शीत युद्ध का प्रतीक हो गई। ठीक है, क्योंकि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में ये जो विचारधाराओं का मतभेद था, यूएसए जो था वो पूंजीवाद को बेहतर मानता था, यूएसएसआर जो था वो साम्यवाद को बेहतर मानता था। इन दोनों के बीच में जो विचारधाराओं का मतभेद था, जो एक संघर्ष जैसी स्थिति बन गई थी, इसी को हम शीत युद्ध कहते हैं। तो इसलिए ये दीवार जो है शीत युद्ध का प्रतीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है कि सीधा सीधा इस तरीके से पूछ लें जो आपके सामने दिए हुए हैं, या फिर थोड़ा सा और घुमा सकते हैं। आपसे पूछ लें कि भाई ये दीवार जो है ये कितने वर्षों तक खड़ी रही? तो ये 28 साल तक खड़ी रही थी। ठीक है, और ये कब गिराई गई थी? ये 9 नवंबर 1989 को गिराई गई थी। ठीक है, किसके द्वारा गिराई गई थी? तो जो आम जनता है, आम जनता ने इस दीवार को गिरा दिया था। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए कार्टून में से जो साइकिल है, ये साइकिल का प्रतीक किस देश की अर्थव्यवस्था को दर्शाता है? और 1972 में चीन ने किस देश के साथ संबंध बनाकर अपना राजनीतिक और आर्थिक एकांतवाद समाप्त किया? और साइकिल के आगे के पहिए में और जो पीछे के पहिए में जो विचारधारा दर्शा रहे हैं वो उसका क्या मतलब है? तो देखिए, सबसे पहले देखिए ये किस देश से की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है? तो ये चीन की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है। ठीक है, फिर क्या है कि चीन ने किसके साथ राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास खत्म किया था? किसके साथ अपने राजनीतिक संबंध बना के? तो यूएसए के साथ, यानी कि अमेरिका के साथ। फिर क्या है कि जो आगे का पहिया है इसमें आपको साम्यवाद, ये साम्यवाद का निशान है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपको कम्युनिज्म वाला कम्युनिज्म का प्रतीक है। दूसरी तरफ क्या है, ये किसी देश की मुद्रा है। किसकी मुद्रा है? ये यूएसडी है। यूएसडी मतलब यूएस डॉलर। ठीक है, ये यूएस डॉलर का साइन है। तो तीनों क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब आपके सामने आंसर दे दिए, ध्यान से देखो। देखिए किसकी बात चल रही है इसमें? चाइना की बात चल रही है। चाइना ने किसके साथ संबंध बना के अपना राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास खत्म किया था? अमेरिका के साथ। फिर अगला पहिया जो है वो चीन को दर्शा रहा है, यानी साम्यवादी व्यवस्था को, और जो पिछला पहिया है वो अमेरिकी डॉलर को दर्शा रहा है। ठीक है, यानी अमेरिका की जो मुद्रा है, जो कि काफ़ी ताकतवर मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपरोक्त कार्टून किस देश से संबंधित है? और दिए गए चित्र में दिखाए गए व्यक्ति कौन है? और इस चित्र में जो बाघ है वो किस समुदाय को दिखा रहा है? और जो सिंह है वो किस देश को दर्शा रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा चित्र को देख के। वैसे आप ध्यान से देखो, ये है राजपक्षे। अब राजपक्षे जो है श्रीलंका के राष्ट्रपति थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर इन्होंने क्या करा, एक डंडा ले रखा है, इसमें एक तरफ शेर है और एक तरफ बाघ है।
और ये इसके बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है, आप ये मत लिख देना पेपर में कि इन दोनों को झूला झूला रहे हैं, ठीक है, ये नहीं लिखना। इसका मतलब समझिए क्या था। देखिए श्रीलंका, सबसे पहले मैं एक एक क्वेश्चन को बताता हूँ। उपरोक्त कार्टून किस देश से रिलेटेड है, तो ये श्रीलंका से रिलेटेड है, ये तो आपको पता होगा ही, आपने एनसीईआरटी पढ़ी है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसमें चित्र में दिखाए गए व्यक्ति कौन है, तो ये श्रीलंका के राष्ट्रपति थे, ठीक है, राजपक्षे इनका नाम है, ये भी क्लियर है। तीसरा क्या है, बाघ और सिंह की बात चल रही है। जो सिंह है, जो मतलब जो यहाँ के ये देखो सिंगली, मतलब श्रीलंका के जो मूल निवासी हैं, जो श्रीलंका में रहने वाले लोग हैं, जो समुदाय है, जो बहुसंख्यक है, इसको सिंगली कहा जाता है। ये क्या है, श्रीलंका में बहुसंख्यक है, क्लियर है। लेकिन भारत से, यानी भारत से श्रीलंका में जाके बस गए हैं जो तमिल लोग, ठीक है। और देखो आपको यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे लिट्टे लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा, तो ये भारत को दर्शा रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आपको इसके आंसर भी दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे देख लीजिए। देखिए श्रीलंका, राजपक्षे, सिंगली और तमिल। सिंगली जो है वो कौन है, जो श्रीलंका के निवासी हैं, और तमिल कौन है, जो भारत के लोग वहाँ पे जाके बस गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तुत कार्टून में दिखाया गया व्यक्ति किस देश की तरफ इशारा कर रहा है, तो देखिए ये यूएसए से रिलेटेड है, ये यूएसए है, इसे यूएसए मान लीजिए आप, ठीक है। सेकंड क्या है कि कार्टून में दिखाए गए व्यक्ति के दाएं हाथ में किसका चिन्ह है, अगर आप राइट हैंड में देखते हो तो यूएनओ का चिन्ह है, ये यूएनओ का है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का है। और लेफ्ट हैंड में देखते हो तो वॉर है, यानी इसका मतलब क्या है कि अगर आप इस तरीके से मान जाओगे, यानी बातचीत समझौते के जरिए मान जाओगे, तो यूएनओ का चिन्ह दिखा रखा है। अगर आप इस तरीके से नहीं मानते हैं तो फिर वॉर के लिए तैयार हो। ये धमकी कौन दे रहा है, यूएसए दे रहा है, ठीक है। तो आम सभा के कोई दो कार्य बताने हैं, तो तीसरा क्वेश्चन ये है। तो मैं आपको इसके आंसर दिखा देता हूँ। सबसे पहला आंसर क्या होगा, कौन सा देश है, तो यूएसए है, यानी अमेरिका है। फिर किसका चिन्ह है, यूएनओ का, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का, ठीक है। फिर क्या है कि आम सभा के काम बताने। देखिए आम सभा में जो जितने सदस्य देश होते हैं यूएनओ में, वो सारे इसके मेंबर होते हैं, और ये सभी देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं आम सभा। और यहाँ पे हर सदस्य को एक वोट हासिल होता है, ठीक है, सभी के वोट की बराबर वैल्यू होती है आम सभा में। फिर क्या है कि मुख्य निर्णय जो है वो 2/3 सदस्यों की सहमति से यहाँ पे होता है। और अगला क्वेश्चन है कि उपरोक्त कार्टून में सुरक्षा के कौन से खतरे दर्शाए गए। अब देखो अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको दिख रहा होगा आतंकवाद, दूसरी तरफ आपको प्राकृतिक आपदा। अगर आपने चैप्टर की वीडियो देखी है, मैंने आपको वहाँ पे भी बता रखा है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी समझा रखा है कि ये दोनों जो हैं खतरे के नए स्रोत हैं। तो ये किन खतरों को दर्शा रहा है, तो ये खतरे के नए स्रोत हैं, ठीक है, ये तो आपको पता होगा ही। इसके बाद क्या है कि सुरक्षा के इन खतरों से किस प्रकार निपटा जा सकता है। देखिए ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं, आतंकवाद, प्राकृतिक आपदा, इससे दुनिया का कोई एक देश निपट ही नहीं सकता। इसके लिए पूरी दुनिया के देशों को आपस में सहयोग करना पड़ेगा। तो ये सहयोग मूलक सुरक्षा की ओर इशारा कर रहा है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है कि सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा में खतरा कौन सा होता है। पारंपरिक में क्या मानते हैं कि हमें जो खतरा है, इसमें ना पारंपरिक में जो मेन खतरा होता है वो सैन्य खतरा को माना जाता है, ठीक है। और सैन्य खतरा किससे होता है, हमें ज़्यादातर किसी पड़ोसी ताकतवर देश से होता है। इसमें अलगाववाद को खतरा माना जाता है, ठीक है। इसमें देश में जो दंगे वगैरह हो जाते हैं, इन सब चीज़ों को भी खतरा के रूप में देखा जाता है। तो अब इसके आंसर मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी में किस संसाधन की कमी हो रही है और कौन सा प्राकृतिक संसाधन साझा संसाधन। देखिए आप सभी को पता है यहाँ पे H2O पानी की ओर इशारा करा जा रहा है, ठीक है। ये आप बोतल को देख के ध्यान से समझ ही रहे होंगे। तो किस संसाधन की बात चल रही है, संसाधन है हमारा जल। कौन सा प्राकृतिक संसाधन साझा संसाधन माना जाता है, तो जल। फिर क्या है कि वे मध्य एशिया के देश बताने जिनके बीच में जल को लेकर हिंसक संघर्ष हुआ था, और किन जल की कमी हो रही है, कहाँ पे जल की कमी हो रही है, कुछ इस तरीके से आपसे पूछा हुआ है। देखिए विश्व में स्वच्छ पानी की कमी है, यानी कि जल की कमी है। पानी एक साझा संसाधन है, यानी कि जो मैं आपको बता चुका हूँ, जल। फिर क्या है, इजराइल, जॉर्डन और सीरिया के बीच में विवाद हुआ था, और एक समस्या क्या है कि बढ़ती हुई जनसंख्या, जलवायु परिवर्तन, घटता हुआ भूजल स्तर, ये भी एक समस्या है जिसकी वजह से पानी जो है कम होता जा रहा है, जल की कमी होती जा रही है। अगला क्वेश्चन है कि उपरोक्त कार्टून में वैश्वीकरण के किस प्रभाव को दर्शाया गया। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, बहुत ध्यान से देखोगे, तो आपको पता लग जाएगा कि ये सांस्कृतिक प्रभाव दिखा रहा है वैश्वीकरण का। फिर क्या है, मैकडोनल्डीकरण जो है वो किस देश की संस्कृति की ओर इशारा करता है, तो ये यूएसए यानी अमेरिका की संस्कृति की ओर इशारा करता है, क्योंकि दुनिया जो है वो पश्चिमी देश अमेरिका की तरफ प्रभावित हो रहा है, अमेरिका की संस्कृति को लोग अपनाना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर क्या है कि वैश्वीकरण का विरोध इनमें से किन आधारों पर किया जाता है, तो वैश्वीकरण का विरोध जो है वो वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों ही संगठनों ने किया है, दोनों ही तरह के लोग करते हैं।
तो क्या इसके कारण है? तो देखिए वैश्वीकरण का विरोध होता है, वो कई कारण है, जैसे कि आर्थिक असमानता की में वृद्धि हो रही है, इसलिए एमएनसी जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है, बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं, दुनिया भर में कब्जा कर रही हैं, ठीक है, आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं, तो इसलिए विरोध होता है। संस्कृति की मौलिकता पर बुरा असर, आपको पता है कि भारतीय संस्कृति का ह्रास हो रहा है और भारतीय लोग पश्चिमी संस्कृति को अपना रहे हैं, तो ये कुछ इसके नुकसान के रूप में हम देख सकते हैं, इसीलिए इसका विरोध हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इमेज को ध्यान से देखिए। सहमति पत्र क्या था? इस ये सहमति पत्र क्या था? इसके द्वारा जो रियासत थी उसका विलय जो था वो भारत में भारतीय संघ में कराया जाता था, ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो ये पटेल जी थे। और भारत सरकार द्वारा राजा से किन मामलों में हस्तांतरण की मांग की जा रही है? तो आपको पता होगा कि कश्मीरी मामले से रिलेटेड और कई सारे मुद्दे इसमें थे। तो मैं आपको पहले सब क्वेश्चन वाइज बता देता हूँ कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था। तो ये देसी रियासत जो थी उसका भारतीय संघ में विलय के लिए एक सहमति पत्र था, ठीक है। पहले गृह मंत्री कौन थे? मैंने आपको बता दिया था, पटेल जी जो थे वो पहले गृह मंत्री थे। फिर क्या है, भारत सरकार ने राजा से किन मामलों में हस्तांतरण की मांग की थी? विदेशी मामले हो गए, प्रतिरक्षा हो गई, संचार जैसे मामले जो थे ये। और नेक्स्ट है कि भारत में चुनाव आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? 1950 में हुआ था। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। फिर क्या है कि कार्टून में भाड़ी, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई जा रही है, और ये जो भीड़ है, ये जो मतलब आपको भीड़ दिख रही है, तो और इसके बारे में बताना है, और चुनाव समिति के मंच पर बैठे किसी एक नेता को आपको चिन्हित करना है। तो ध्यान से देखते हैं इसको। सबसे पहले बात कर लेते हैं, चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? 1950 में हुआ था। पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। और किस लिए भीड़ है? ये सभी लोग जो हैं कांग्रेस की सीट से, कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसलिए भीड़ है, सब टिकट मांग रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमेटी से। फिर क्या है कि किसी एक नेता को पहचानना है, देखो नेहरू हो जाएंगे, इसमें आपको जगजीवन राम दिख जाएंगे, मोरारजी देसाई दिख जाएंगे, तो ये कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं ये आपको दिख जाएंगे, के कामराज वगैरह ईटीसी जो भी हैं। नेक्स्ट है कि भारत पाकिस्तान के बीच हुए सन 1965 के युद्ध का अंत किसके हस्तक्षेप से हुआ था? तो यूएनओ ने, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसमें हस्तक्षेप करा था, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने। नेक्स्ट है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो रिचर्ड निक्सन थे, इसके सलाहकार हेनरी किसिंजर जो थे, इन्होंने जुलाई 1971 में किस देश का दौरा किया था? तो चाइना का दौरा किया था। 1962 में भारत चाइना का जो युद्ध हुआ था उसके दौरान भारत ने किन देशों से मदद की मांगी थी? तो यूएसए से हमने मदद मांगी थी और ब्रिटेन से मांगी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ये जो कार्टून आपके सामने दर्शाया गया है, ये कार्टून जो है वो क्या दर्शाता है? तो यहाँ पे आप देखो, ये इंदिरा गांधी हैं और ये कांग्रेस का कैंडिडेट है जो कि चुनाव हार गया है, और इंदिरा ने इनको सपोर्ट करा है, वीवी गिरी को, ये चुनाव जीत गए हैं। तो ये है बात 1969 में, जब जाकिर हुसैन जो राष्ट्रपति थे उनकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद सिंडिकेट ने किसको खड़ा किया था चुनाव में? एन संजीव रेड्डी को, और इन्होंने, इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी जो थे उनको सपोर्ट किया था। तो यहाँ पे इस चुनाव को ये दर्शा रहा है, ठीक है। तो ये कौन से किस चीज़ को दर्शा रहा है? तो राष्ट्रपति चुनाव दर्शा रहा है 1969। फिर अगला क्वेश्चन है कि इस चुनाव में कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार कौन थे? देखिए, जो सिंडिकेट थी, सिंडिकेट ने एन संजीव रेड्डी, यानी कि जो नीलम संजीव रेड्डी थे, इनको खड़ा किया था चुनाव में, ठीक है। इस चुनाव के परिणाम क्या हुए थे? परिणाम ये हुए थे कि इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी को सपोर्ट कर दिया था, जो उस समय में उपराष्ट्रपति थे, और ये जीत भी गए थे चुनाव, इंदिरा गांधी के सपोर्टर, ठीक है। और इंदिरा गांधी जब ये जीत गए थे, उसके बाद इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया गया था, और यहाँ पे कांग्रेस जो थी दो टुकड़ों में टूट गई थी 1969 में, कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ, इस तरीके से कांग्रेस बन गई थी। एक तो सिंडिकेट वाली कांग्रेस थी और एक इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ये आपके सामने कार्टून है आया राम गया राम वाला, इस कार्टून में क्या दर्शाया गया है और ये कार्टून किस विधायक से रिलेटेड है? देखिए, इसमें दल बदल की बात है। आपको पता होगा कि ये जो गयालाल जो विधायक था, जो एमएलए था, इसने 15 दिन के अंदर 3 बार पार्टी बदल ली थी, तो इसीलिए इसको आया राम गया राम के नाम से जाना जाता है। दल बदल के क्या कमियां हैं? देखिए, नेता की छवि खराब होती है, क्योंकि नेता को जनता जो सोच के वोट देती है, बाद में वो दूसरी पार्टियों में चला जाता है, यानी अपने सिद्धांतों से समझौता करता है, तो उसकी एक इमेज भी खराब हो जाती है, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि है। सेकंड क्या है कि मतदाता के साथ गलत होता है, मतदाता किसी विचारधारा को लेकर किसी उम्मीद से वोट करता है, ठीक है, मतदान करता है, लेकिन अगर उसका द्वारा चुना हुआ नेता दल बदल करता है तो कहीं ना कहीं जनता में रोष आता है, ठीक है, जनता में रोष आता है उस नेता के प्रति। नेक्स्ट है कि उस व्यक्ति का नाम बताना है आपको जिसने लोकतंत्र बचाओ का बोर्ड पकड़ा हुआ है, ठीक है। और जेपी को किस नेता के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो देखिए, ये जो हैं ये जेपी हैं, जयप्रकाश नारायण है, और इनको इंदिरा गांधी के विकल्प के रूप में देखा गया था, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है कि कार्टून
चित्र में दिखाए गए नेताओं के विचार से बैठे हुए व्यक्ति का क्या उद्देश्य है। देखिए इसका उद्देश्य मेन था सत्ता प्राप्त करना, ठीक है। हालांकि देखिए अन्य नेता जो थे वो सत्ता प्राप्त करना चाहते थे, जेपी सत्ता प्राप्त नहीं करना चाहते थे। जेपी जो थे वो लोकतंत्र को बचाना चाह रहे थे। नेक्स्ट है कि किस प्रधानमंत्री को कठपुतली के तौर पर दर्शाया गया है। तो ये वीपी सिंह है, ठीक है, विश्वनाथ प्रताप सिंह। लाल कृष्ण आडवाणी और ज्योति बसु ऊपर से इनको कठपुतली की तरह चला रहे हैं, क्योंकि देखो लाल कृष्ण आडवाणी जो थे वो बीजेपी पार्टी के थे, और जो ये वसु थे ये सीपीआई-एम यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी के नेता थे, और आडवाणी जो थे वो बीजेपी के नेता थे। इन्होंने क्या करा था, बाहर से सपोर्ट करा था इनको, ठीक है। और गठबंधन सरकार के गुण और दोष दोनों बताने हैं, यानी एक फ़ायदा बताना है, एक नुकसान। देखिए फ़ायदा क्या होता है कि जो लोकल पार्टी होती है, जो क्षेत्रीय दल होते हैं, इनको भी राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी का मौका मिल जाता है, यानी सत्ता में भागीदारी मिल जाती है। नुकसान क्या है, क्योंकि राष्ट्रीय महत्व के विषयों की तुलना में क्षेत्रीय मुद्दे जो होते हैं वो ज़्यादा, इसमें ज़्यादा उसका महत्व होने लग जाता है, तो ये इसका एक नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जितने भी इंपॉर्टेंट आपके कार्टून बनते हैं वो मैंने आपको सिंगल वीडियो में करा दिया है, और दोनों बुक से करा दिया है, ठीक है। बुक 1 और बुक 2 दोनों बुकों से करा दिया है, तो आप इनको देखकर याद करके जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।